वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ स्टेट 2023 का पेपर एनालाइज, जिसमें टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन का एनालाइज होगा, जिसमें से शिक्षण के अलावा अन्य दक्षताएं होंगी और साथ ही ये स्पेशल हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल वाले के लिए है। जो ये हैं वही इनको देखें। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो मैं शुरू करता हूँ बिना समय व्यर्थ किए हुए। और आप लोगों के बीच पहला सवाल है, कक्षा में नवाचार का तात्पर्य क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तकनीक का प्रयोग, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग, उचित पाठ्य सामग्री का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से कौन शिक्षा संबंधी बोर्ड बिहार संबंधी नहीं है? जो बिहार से संबंधित नहीं है ये है सीबीएसई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। डिसिप्लिन यानी अनुशासन के बारे में बोले तो सही क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका डिसिप्लिना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, कौन से चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो याद रखिएगा किशोरावस्था, इसके माध्यम से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने का कौन सा एक तरीका नहीं है? तो आपके बीच है आंसर 2, लिखित परीक्षा पर जोर देना। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है? क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोग की घटनाओं में कमी आती है? तो इसका सही आंसर आपके पास है ऑप्शन डी, मूल्यांकन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रभावी डोमेन में किसके स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपके पास है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निरूपण। ऑप्शन सी कौन सा? निरूपण। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक क्या है? तो एक प्रशिक्षक के रूप में है। चलते सवाल नंबर 9। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघुत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 25 से 40% के लिए। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 10। व्याख्यान विधि के गुण अवगुण दूर किए जाते हैं। व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण जो है दूर किए जा सकते हैं, किसके माध्यम से? तो इसका सही आंसर होगा विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करने से और दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोग करने से। चलते सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक लक्षण नहीं है? तो एक लक्षण नहीं है, वो है आपका अधिगम प्रत्यक्षतः विचार योग्य है। सवाल नंबर 12 कहता है, अनुमान शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य है? अनुमान विधि के लिए कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी। चलते सवाल नंबर 13। शिक्षण की अनुमान विधि किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्मस्ट्रांग के द्वारा। चलते 14 नंबर सवाल की ओर। 14 नंबर सवाल कहता है कि व्याकरण पढ़ने की प्रेरक विधि के बारे में कौन सा सत्य है? तो इसमें विद्यार्थी क्या होता है? केंद्रित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गणित पढ़ाने में गृह कार्य देना प्रभावी है। तो क्यों प्रभावी है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों में स्वाध्याय को बढ़ावा देना। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या होती है? तो अध्यापक की भूमिका होती है प्रशिक्षक के रूप में। चलते हैं सवाल नंबर 17 नंबर सवाल कहता है कि मौजूदा योजनाओं की नई सूचना को शामिल करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपके पास होगा अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन। अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और रोज़ नए वीडियो को आप देखते हैं। चलते सवाल नंबर 18 सवाल कहता है, क्या कहता है कि विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है डिस्ग्राफिया। चलते सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण का एक कारक नहीं है। तो अभिप्रेरण का एक कारक नहीं है कौन सा? एक विषय का उच्च दोहराव अभ्यास निर्दिष्ट। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कहता है कि पिंटनर पर्टसन पैमाना एक क्या है? तो ये है निष्पादन परीक्षण। क्या है? निष्पादन परीक्षण। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 कहता है साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व किसने दिया? तो किसने दिया? तो स्पेयरमैन ने। किसने दिया? स्पेयरमैन। सवाल नंबर 22। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सबका किया जाता है। स्थानीय भाषा संबंधी तार्किक। सवाल नंबर 28। 28 नंबर कहता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में। चलते सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 कहता है वर्चस्व एवं प्रतिरोध को सुमेलित अंतः क्रियाओं का ही नाम है। क्या नाम है? ये है सत्ता। क्या है? सत्ता। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 कहता है उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप दी जाने वाली शिक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो ये होगा आपका गुणवत्ता से। किससे है? गुणवत्ता से। सवाल नंबर, चलते हैं फटाफट। और चूँकि अब ये मैथ का है तो आपको हम क्या कहते हैं कि आंसर बताते हैं, बाकी आप इसको सोल्यूशन करके अपने आप को जान सकते हैं। तो 26 नंबर का जो सवाल आपके सामने है ये आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर 12.5% है, लाभ है। और 27 नंबर ये किसी को आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। आप वीडियो को रोक के आपको इसको बनाना पड़ेगा, तो आप बना लीजिएगा। इसका सही आंसर जो निकलेगा 28 निकलेगा। नेक्स्ट सवाल है 5 संख्या है, पहली 4 संख्याओं का जो भी हो ये 28 नंबर का हम आंसर टिक कर देते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। 28 का टिक कर दिए हैं, बाकी देख लीजिए। 29 का भी हम टिक कर देते हैं। आप इसको बना के आप अपने आप में जांच लीजिएगा। 110। नेक्स्ट है 30 नंबर का सवाल का आंसर आपका हो जाएगा -107 48। और 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 32 का आपका आंसर हो जाएगा 60 लीटर। 33 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 153। उसके बाद 34 का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका HKO। और 35 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 300। 36 का जो आंसर होगा आप इसको मैच करते जाइएगा। 36 का जो होगा ये 3 नंबर होगा। 37 का जो आंसर आपके पास होगा ये 1 नंबर हो जाएगा। फिर 38 नंबर का जो आंसर होगा आप देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन पूरी तरह से रख देते हैं। आप 38 नंबर देख लीजिएगा, इसका 2 होगा। फिर 39 नंबर देख लीजिए, 39 नंबर को गौर से देख लीजिएगा, इसका आंसर 3 होगा। फिर 40 नंबर का देख लीजिए, इसका 1 होगा। और 41 नंबर आप देख सकते हैं, इसका 1 होगा। आप इसको अच्छी तरह से आप अपने से मैच कर लीजिएगा। ये हम फटास आपको बता रहे हैं ताकि आपका दोनों काम हो जाए। चलिए 42 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो चेकमेट हो जाएगा। बाकी 43 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। 44 नंबर का जो आंसर होगा वो दो नंबर हो जाएगा B। 45 का जो आंसर होगा वो A हो जाएगा। 46 का जो है आपके पास सोमवार हो जाएगा। आप इस सबको बना लीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और 47 नंबर का जो होगा वो 31 होगा। फिर 48 नंबर का
48 का हो जाएगा आपके पास बी और ई, डी नंबर हो जाएगा। फिर 49 नंबर का जो है वो डी ही होगा, और लास्ट जो 50 है वो हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह से हमने 50 अभी कंप्लीट किया है। अब हम घुस रहे हैं हिस्ट्री की ओर। हिस्ट्री के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और कॉपी कलम पे अपने आप को जांचते रहिए कितना सही होता है। चलिए, पहला सवाल 51 नंबर हिस्ट्री से है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। पुरालेख जो विद्या है उसका अभिप्राय किससे है? तो इसका अभिप्राय है शिलालेखों से। चलते हैं सवाल नंबर। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा मालवा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये होगा मौर्य। फिर अगला सवाल, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है उसका नाम था नालंदा। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये चंदेल राजपूत। सवाल नंबर 56 नंबर का सवाल है कि निम्न से 4 संवतों में आरंभ के कालक्रम में कौन सा होगा? तो इसका सही जो होगा ये होगा शक, गुप्त, हिजरी, ग्रेगरियन। नेक्स्ट सवाल है 57 नंबर सवाल है आपके पास, लाख बख्श की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो इसका सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? शेरशाह सूरी। फिर सवाल नंबर है 59, यादव सम्राटों का राजधानी कहाँ था? तो ये था देवगिरी। इनमें से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? ये था बेसिन की संधि। सवाल नंबर 61, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो ये क्या था आपका प्लासी युद्ध के बाद। निम्न में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थाई मालवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था? तो ये हुआ था कॉर्नवालिस। किसने किया था? कॉर्नवालिस। चलते हैं सवाल नंबर 63 की ओर। सन 1857 नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ये हो जाएगा आपका मंगल पांडे। 64 नंबर सवाल कहता है, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न से किस आंदोलन के साथ संबंधित थे? तो इसको अच्छी तरह से मिलान करने वाला है, तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। तो इसको देख लीजिएगा, अच्छा से मिलान कर लीजिएगा। चलिए 66 नंबर सवाल कहता है, सत्याग्रही एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल कब दिया गया था? तो 1908। चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ किया था? तो ये होगा सन 206 ईस्वी, यानी कि बहुत पुराना है और बहुत पहले से वहाँ सिविल सेवाएं हो रही है। फिर अगला सवाल है कि नमक सत्याग्रह दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का किया? तो ये आपका चौकीदारी हो जाएगा। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सा होता था? तो ये संस्कृत होता था। फिर है, किस प्रकार का मृदभान पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ये हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर, निम्न में से वह व्यक्ति कौन जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? तो ये था राजा अशोक। फिर भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया था? ये समुद्रगुप्त को दिया गया था। फिर अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्न में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था? किस क्या था? तो ये हो गया 712। निम्न में से सबसे प्राचीन कौन है? तो ये सबसे प्राचीन पाणिनि है। सबसे प्राचीन कौन है? पाणिनि है। फिर है 75 नंबर सवाल कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो ये किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो किसने जारी किया था? तो ये क्या था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। फिर चलते हैं 77 नंबर सवाल है, अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए
थे। तो ये होगा गुप्त शासनकाल में। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पद पर समाप्त हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी कि लाल किला में मुगल अस्तित्व किसके शासनकाल में समाप्त हो गया था? तो ये सबसे अंतिम में जो बहादुर शाह जफर थे। फिर है 79 कहता है राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुआ था? तो ये हुआ था सतारा पे। चलते हैं फटाफट। 80 नंबर सवाल कहता है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। फिर है कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज? तो ये लाहौर में हुआ था। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। भारत में पहली सूती कपड़े का कारखाना मुंबई में खोला गया था। फिर सवाल है कि फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो ये मुसोलिनी था। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन था? तो लावनी था। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कॉपर। निम्न में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? तो अजातशत्रु। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो ये पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता था? धन्वंतरी को माना जाता था। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो किसने किया था? तो प्रतिहारों ने किया था। किसने किया था? प्रतिहारों ये चालुक्यों ने किया था। और भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ था? बामियान में था। नेक्स्ट सवाल है वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? 1498 में। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या था? तो ये शेरशाह की महानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार था। वन सेकेंड वही क्वेश्चन आ गया। 96 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यात्री बतौता कहाँ का था? तो मोरक्को का। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी बनाया गया था? तो ये अमृतसर को बनाया गया था। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया गया था? तो भारत ने अपना पहला किला जो है मद्रास में बनाया था। और 99 नंबर 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कैनी। और उसके बाद अंतिम है इतिहास था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली का सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइज हिस्ट्री का हमने 50 क्वेश्चन को अपडेट किया। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल पे विशेष महत्व ध्यान देना है उस पर, ताकि गलती ना हो और अच्छा से अच्छा नंबर उठे। तो चलते 101 नंबर। भारतीय संविधान की रचना में इनमें से किसे सर्वाधिक गंभीर छोड़ा? तो किसने छोड़ा गंभीर? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट सवाल है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यह क्या था? इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। 103 नंबर। नागरिक निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जाए नागरिकता? तो किस विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये क्या जाता है? ये 1, 2, 3 यानी कि जन्म द्वारा, अनुवांशिक द्वारा, पंजीयन द्वारा। अनुरोध द्वारा नहीं, हम उसको अनुरोध नहीं कर सकते सरकार को कि आप हमें बना। चलिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 104। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? ये होता है मंत्री परिषद के पास। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है 106 नंबर कि निम्न में से कौन सी चुनौती उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? तो इसका सही आंसर होगा आपके पास प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। चलते सवाल नंबर 107। निम्न में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया? तो ये हो गया आपका निजता का अधिकार। क्या हो जाएगा? निजता का अधिकार। चलिए सवाल नंबर 108। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है संघीय सरकार।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926। सवाल नंबर 110, 1977 में पंचायती राज के समय के गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक मेहता। कौन था? अशोक मेहता। 111 नंबर है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न में से वह कौन सा शब्द जिस संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया? तो किसे नहीं किया गया? समाजवादी। किसे नहीं किया गया? समाजवादी को। चलते हैं 112 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षा कार्यकारी जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो वो क्या है? तो वो है वे संवैधानिक संस्था। ये सभी क्या है? संवैधानिक संस्था है। सवाल नंबर 113, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो आधार इसका क्या होना चाहिए? तो इसका संयुक्त कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो एक राज्यों का संघ। सवाल नंबर 115, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या होगा? क्या होगा? वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। सवाल नंबर 116 कहता है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल में रिक्ति की अवधि कितना होता है? ये कितना होता है? 6 महीना। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है यदि उच्च सदन पर 14 दिन तक कोई कार्य नहीं करता है। सवाल नंबर 118 कहता है, उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा हो? तो ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? कौन होता है? ये होता है आपका मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। 20 नंबर सवाल है 120, संविधान में निम्न में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? तो अभी भारत संविधान में उप प्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जाता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है उसके माध्यम से। चलते हैं सवाल नंबर 122, निम्न में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। ये हो जाएगा कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना। ये कॉलेज शिक्षा उपलब्ध राज्य सरकार का काम है, कोई ग्राम पंचायत का नहीं है। 123 नंबर सवाल कहता है, संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए? तो किसमें कहा गया है? ये कहा गया आपका संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। डाक मतदान को अन्यथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है परोक्षी मतदान। सवाल नंबर 125, सवाल नंबर 125 कहता है कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। फिर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। फिर है 127 नंबर कहता है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो सक्षम निकाय कौन सा है? ये हो जाएगा आपका संसद। कौन सा हो जाएगा? संसद। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सवाल नंबर 129, सवाल नंबर 129 कहता है कि संघीय संसद की बैठक, संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? तो किस लिए बुलाई जाती है? ये हो जाएगा किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। सवाल नंबर 130, निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदान के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो किस रूप में किया जा सकता है? ये हो जाएगा आपका अस्थायी निवासी नागरिक। सवाल नंबर 131, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। सवाल नंबर 132, जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसे
विशेष संरक्षण प्राप्त है, भले ही कुछ मामलों में संविधान में कुछ भी कहा गया हो। तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। सवाल नंबर 133, यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बनने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितने अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। तो कितने साल तक कर सकता है, इसका सही आंसर होगा 4 साल तक। एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 इनमें से किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। यानी अनुच्छेद 243 क्या कहता है, पंचायती राज व्यवस्था के मैटर में। 135 सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित किया गया। तो पहली बार कब संशोधित किया गया, ये 42वां संविधान संशोधन में। सरकार की स्थिरता देश में आश्वस्त होती है, किसमें आश्वस्त होती है, राष्ट्रपति शासन में। किसमें, राष्ट्रपति शासन में। फिर है 137 नंबर, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ये था आपका BN राव। दुनिया के निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व को लिया गया था। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। 139 नंबर, दोहरी नागरिकता निम्न से किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, ये हो जाएगा संघीय सरकार की। फिर सवाल नंबर 140, संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका आकलन समिति में कोई भी सांसद नहीं होता है। निम्न में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो किसको अधिकार है, ये आपका हो जाएगा भारत का महान न्यायवादी को। फिर है 142 नंबर सवाल, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकार होता है। ये होता है आपका राष्ट्रपति। उसके बाद चलते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्न में से किसकी शक्ति नहीं है। तो किसकी शक्ति नहीं है, ये हो जाएगा आपका विधानसभा स्थगित करने की। क्या करने की, विधानसभा स्थगित करने की। सवाल नंबर 144 कहता है कि निम्न में से वे कौन सी संस्था है जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचित सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें वे हैं। अगला है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। सवाल नंबर 146, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था। तो ये राजस्थान होगा। सवाल नंबर 147, इनमें से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 73वां, कितना होगा, 73वां संशोधन अधिनियम 1993। सवाल नंबर 148, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मार्गों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य के प्रावधान है। पार्थक्य के प्रावधान जो है वो हो जाएगा आपका राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। सवाल नंबर 149, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत का जो था पहला था वो GV मावलंकर। और इस वीडियो का अंतिम सवाल, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है। तो गाइज ये सवाल का आंसर आपसे हम जानना चाहेंगे, इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। और इसका अगला जो दूसरा वीडियो बनेगा उसमें बता दिया जाएगा। गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि दूसरे स्टेट भाइयों के लिए ये काम आ सकता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर कहिए कि इस पर अगला और वीडियो बनाइए। तत्काल के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।